स्टिफनेस एग्जैक्टली क्या है? स्टिफनेस इज कि पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन के लिए कितने फोर्स रिक्वायर्ड है ना। तो आपको सबसे पहले तो वही वर्क करना होगा, नोड चूज करना होगा। जैसे हमने यहाँ नोड चूज कर लिया, ठीक है। मेथड बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं मेथड नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं केवल चीज़ें को समझा रहा हूँ कहाँ से क्या चीज़ लिंक करनी है आपको, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं यूनिट मूवमेंट असाइन करूँ, रोटेशन असाइन करूँ, तो कितना फोर्स असाइन करना पड़ेगा ये आपको याद होना चाहिए कि हाँ यार, स्टिफनेस हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में पढ़ा था। थीटा रोटेशन, थीटा ए रोटेशन के लिए 4EI थीटा ए बाय एल है। यूनिट रोटेशन के लिए कितना होगा, 1 रख दो तो 4EI बाय एल हो जाएगा, K11। बट ये 4EI बाय एल K11 कैसे होगा, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 1 पर ही फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं और 1 पर ही रोटेशन लगा रहे हैं। सो दैट इज K1। क्या है ये? फोर्स पर यूनिट मूवमेंट पर यूनिट रोटेशन। तो दैट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम बाय के, और 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 इज रोटेशन एट ए पॉइंट या 1 कोऑर्डिनेट, और फोर्स एट 1 कोऑर्डिनेट, कितना फोर्स रिक्वायर्ड। इन सिमिलर वेज K12 2 पर यूनिट रोटेशन देके मैं 1 पर फोर्स चेक कर रहा हूँ। K13 यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट पे डिफ्लेक्शन देके हम यहाँ पर रोटेशन चेक करें। अब ये मत सोचना कि यार एक ही जॉइंट पे सर ने 2 कोऑर्डिनेट असाइन कर दिए। कोऑर्डिनेट ओनली रिप्रेजेंट करते फोर्स को, ठीक है। फोर्स और रोटेशन, उसका लोकेशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। लोकेशन से नहीं होता, वो फोर्स से। जैसे इस पे तीनों आपके जैसे फिक्स करना है या फिक्स सपोर्ट है, तो आप फ्री कर देते ना, तीनों उस वाले के हटा दो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड रोटेशन, ठीक है। एक जॉइंट पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है जो छोटी मोटी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। अभी मैं स्टिफनेस मेथड नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें लिंक कर रहा हूँ, है ना। सो ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों को? यहाँ किसी को डाउट है इस स्लाइड में तो पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। हाँ बेटा, किसी को डाउट है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हर जॉइंट पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हर जॉइंट पे पॉसिबिलिटीज है। इन केस ऑफ बीम, इन केस ऑफ बीम या तो जॉइंट वर्टिकली डिस्प्लेस हो सकता है या जॉइंट रोटेट हो सकता है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज, या तो जॉइंट वर्टिकली डिस्प्लेस हो सकता है या रोटेट हो सकता है। हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, बिकॉज लोडिंग हमारी जो भी है हॉरिजॉन्टल एक्सियल डिफॉर्मेशन हम जीरो लेके चलते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल ओनली, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो, यहाँ हर जॉइंट पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? एक तो वर्टिकल, एक रोटेशन, इस पे भी वर्टिकल, एक रोटेशन, यानी 4 काइंड ऑफ फोर्सेस पॉसिबल या 4 काइंड ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल। तो ये कोऑर्डिनेट जो भी वर्टिकल है उसे मैं 1 लोकेट कर रहा हूँ, है ना। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो मेरे पास है रोटेशन वाला, उसे मैं 2 लोकेट कर रहा हूँ। इधर सेकंड वाले पे जो वर्टिकल वर्टिकल कोऑर्डिनेट है दैट इज 3, एंड जो रोटेशन है दैट इज 4, ठीक है। तो एक बीम के लिए, ठीक है, मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है। अभी मुझे नहीं पता कितने हैं कितने नहीं हैं, बट मैक्सिमम जो है वो 4 पॉसिबल। कौन कौन से? फर्स्ट नोट पर आपके फर्स्ट जॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो एक वर्टिकल, एक रोटेशन। सेकंड जॉइंट पे वर्टिकल, एक रोटेशन। तो अब इस स्टडी में हम क्या करें, इस स्टडी में करें कि यार फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो भी है मेरे पास, उसको यूनिट डिस्प्लेस कर, उसको यूनिट डिस्प्लेस कर, और रेस्ट कोऑर्डिनेट्स में जो भी डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन था उसे जीरो पुट कर। केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट लेंगे और रेस्ट कोऑर्डिनेट्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो होने। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में क्या करते थे हम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे हम यूनिट फोर्स लगाते थे, रेस्ट कोऑर्डिनेट पे फोर्सेस जीरो करते थे, ठीक है। क्योंकि वो जस्ट अपोजिट है, वहाँ फोर्सेस असाइन करते थे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, क्योंकि बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फोर्स। तो वहाँ फोर्सेस असाइन करते थे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट असाइन कर रहे हैं, फोर्सेस फाइंड आउट। तो अगर मैं बोलूँ कि यार इसमें केवल मुझे यूनिट फोर्स असाइन करना है, तो कितना बाकी कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, तो कितने फोर्सेस असाइन करने। सो कौन कौन से फोर्सेस असाइन करने पड़ेंगे? एक तो वर्टिकल यूनिट फोर्स के लिए,
एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होगा, दूसरा यहाँ जो रोटेशन पॉसिबल हो रहा है उस रोटेशन को जीरो करने के लिए एक फोर्स होगा, एक मूवमेंट होगा K21। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया तो K11 K21। 21 क्या करेगा, 21 का वर्क समझ लो इस चीज को। 21 ये करेगा कि यार जो भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होना तो कुछ इस टाइप से चाहिए, होना तो कुछ इस टाइप से चाहिए, बट सेकंड कोऑर्डिनेट क्या करेगा, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है उस ये सॉरी रोटेशन है उसे जीरो करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या करेगा, जो ये रोटेशन अगर या ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो ये बीम हो सकता है डाउनवर्ड। थर्ड कोऑर्डिनेट का वर्क ये है कि यार ये जो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे जीरो कर। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या करेगा, जो यहाँ स्लोप आ रहा है ये स्लोप इसे जीरो करेगा। दैट इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, जब किसी भी एक कोऑर्डिनेट की स्टडी कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर हम यूनिट यूनिट ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट की स्टडी, तो यूनिट फोर्स हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे दे रहे हैं, रेस्ट कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। उसके लिए जो भी फोर्स असाइन करो या जो भी फोर्स डेवलप होंगे हमारे मेंबर में, वो हमारा रिप्रेजेंट करेंगे स्टिफनेस। जैसे सेकंड वाला क्या कर रहा है, K21, या जो भी फोर्स आएगा 1 पर यूनिट रोटेशन के लिए, सेकंड पे कितने फोर्स चाहिए किस काम के लिए, जो इस रोटेशन को जीरो। ठीक है, सो दैट इज K21। K31 अगर मैं बोलूँ क्या है, तो 1 पर जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ उसकी वजह से जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे जीरो करने के लिए थर्ड कोऑर्डिनेट पे जो भी फोर्सेस असाइन करूंगा दैट इज K3। K41 जो यहाँ स्लोप आ रहा है उसे जीरो करने के लिए जो भी फोर्सेस असाइन करूंगा दैट इज K4। सो ये चीज़ क्लियर है जो मैंने अभी तक बताई है, कौन कौन से फोर्स है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। और हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यानी ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देख के चेक कर रहे हैं कौन कौन से फोर्सेस असाइन हुए, बस इतना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डिफिकल्ट है ना, बट अगर तुम क्लियर कर लोगे, समझ लोगे इस चीज़ को, तो सेकंड थर्ड, थर्ड क्या है, ये स्टिफनेस मेथड तो फोर्थ यूनिट भी है। ठीक है, तो केवल ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, अगर इन्हें समझ लोगे तो बस बाकी काफ़ी इजी हो जाए। जो भी डाउट लगे वो क्लियर कर लो, है ना, आराम से चलेंगे। चाहे अगर ये समझने में तुम्हें पूरा दिन लगे तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि ये मेरे लिए 4 यूनिट है ना, 3 यूनिट, तो टेस्ट तुम आएगा एग्जाम में, क्या एंड ये टर्म, एंड टर्म में वाला सवाल आप करवा रहे हो ये? एंड टर्म में इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम सोच के चलो 3 हम्म। क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन टोटल होते हैं आपके पास, ठीक है, और 3 क्वेश्चन स्टिफनेस मेथड से होंगे, ठीक है। तो तुम खुद सोचो कितना इम्पोर्टेंट, आउट ऑफ 4 3 क्वेश्चन इज। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसको जो डाउट लगे, छोटे छोटे डाउट हैं, नहीं तो देखो ये सब समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं 5 फॉर्मूले तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें वो रटना होगा, ठीक है, तो भी तुम कर लोगे, बट थोड़ी दिक्कत आएंगी, बट ये समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कौन कौन से फोर्स असाइन करें एग्जैक्टली, बस जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी कोऑर्डिनेट में आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी जो अदर डायरेक्शन है यानी अदर कोऑर्डिनेट्स है, लाइक ये रोटेशन कोऑर्डिनेट्स था, तो यहाँ पर कोई भी स्लोप पॉसिबल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई आपका डिस्प्लेसमेंट या स्लोप नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट था ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ फोर्थ है रोटेशन, तो रोटेशन कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन डिस्प्लेसमेंट को यानी अदर देन जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं उसके अलावा जो भी डिस्प्लेसमेंट है उन्हें जीरो करने के लिए जो फोर्स लगाऊंगा वो हमारे लिए स्टिफनेस होगा, क्योंकि यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्सेस मैं असाइन करूंगा वो सारे ही मेरे लिए स्टिफनेस होगा। तो फर्स्ट यही पता करना है कौन कौन से फोर्स क्या वर्क कर रहे हैं। तो ये 4 फोर्सेस यहाँ पे होंगे। फर्स्ट फोर्स क्या वर्क कर रहा है, इसे ट्रांसफर डिस्प्लेस कर रहा है, और सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्सेस क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है उन्हें जीरो। सो दैट इज अवर स्टिफनेस फोर्सेस कौन कौन से पॉसिबल है ना। अब अगर मैं बात करूँ
फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट यहाँ दूंगा, ठीक है, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी मैं फोर्स असाइन करूँ, तो वो होता है मेरे पास 12 ई आई ओवर एल क्यू, 12 ई आई ओवर एल क्यू, ठीक है। ये एक है जो आप लोगों ने शायद स्टडी नहीं किया था ना, बट ये याद रखना, क्योंकि हमने मूवमेंट के टर्म्स में किया था, इसलिए हमने ये स्टडी नहीं। तो दैट इज 12 ई आई ओवर एल क्यू। और अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ जो रोटेशन हो रहा है उसे जीरो करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, तो दैट इज 6 ई आई ओवर एल स्क्वायर, जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना रोटेशन फोर्स आएगा, तो जितना भी फोर्स रोटेशन का आएगा, है ना, इस नोड पर, उतना ही हमें उसको जीरो करने के लिए मूवमेंट असाइन करना पड़ेगा। समझ? तो लास्ट जो मैंने बताया था, यानी हमारी जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, K31 6 EI ओवर 6 EI डेल ओवर एल स्क्वायर, तो यही फोर्स, इतना मूवमेंट डेवलप हो रहा था यहाँ पर, जितना भी मूवमेंट डेवलप हो रहा है रोटेशन इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, उतना ही मुझे नेगेटिव मूवमेंट देना होगा, सो दैट वो रोटेशन जीरो हो जाए। समझ रहे हो? तो उतना ही हम यहाँ नेगेटिव मूवमेंट दें। अभी इसका डायरेक्शन कैसे आप लेके चलोगे, देखो ये हमारा है डाउनवर्ड, ये, और मुझे इसको करना पड़ेगा जीरो स्लोप के लिए अपवर्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो मेरे को क्या डायरेक्शन देना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लियर करना, कि जनरली मेरे पास इस टाइप का शेप होना चाहिए था बीम, अगर अपवर्ड जा रही है, वन यूनिट डिस्प्लेस हो रही है, तो क्या होगा, जनरली ये शेप होना चाहिए था। बट मुझे क्या है, यहाँ स्लोप जीरो करना है, तो मुझे क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट असाइन करना पड़ेगा जो इस स्लोप को जीरो करे। एंड वैल्यूज क्या होगी, वैल्यूज हमेशा फिक्स होगी, दैट इज 6 ई आई ओवर एल स्क्वायर, हमेशा। तो अगर मुझे ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट देना है, तो उसकी वजह से मूवमेंट कितना होगा, तो दैट इज 6 ई आई बाय एल स्क्वायर। सेकेंड यहाँ चलते हैं, फोर्थ वाला भी क्या है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ मूवमेंट कितना डेवलप, सेम मूवमेंट डेवलप होगा दोनों पॉइंट्स पे, दैट इज 6 ई आई ओवर एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी 6 ई आई बाय एल स्क्वायर होगा। जनरली ये शेप होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो करने के लिए मूवमेंट असाइन करेंगे। मूवमेंट असाइन करोगे तो क्या होगा, ये जीरो करने के लिए जो मूवमेंट असाइन होगा, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मूवमेंट इसको क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं इस डायरेक्शन में मूवमेंट लगाऊंगा, तो वो क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा और इसको वापस हॉरिजॉन्टल कर देगा, इस शेप में ले आएगा। बट अगर इसके अपोजिट लगाऊंगा तो क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा, ठीक है, और स्लोप इंक्रीज कर देगा, हमें स्लोप जीरो कर, तो स्लोप जीरो करने के लिए हमें डायरेक्शन ही है। मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा हमेशा, यूनिट की वजह से, यूनिट अगर ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, तो हमेशा मूवमेंट जो भी आएगा, दैट इज 6 ई आई बाय एल स्क्वायर। तो चारों फोर्सेस क्या होंगे, और ट्रांसफर्स के लिए कितना, जैसे हमने ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ट्रांसफर फोर्स कितना होगा, दैट इज 12 ई आई ओवर एल। ये दो फोर्सेस लगेंगे, ये अपवर्ड लगेगा और ये यहाँ पर डाउनवर्ड लगेगा, और मूवमेंट जो लगेंगे वो दोनों क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको सिंपल सी एक स्ट्रक्चर दे दी और मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो K11 क्या होगा, K21 क्या होगा, जैसे हमने अभी डेल्टा के लिए करा था, डेल्टा 11 फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाई थी। जैसे अगर स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करूँ, तो डायरेक्टली हमें केवल फोर्स मेंशन करना, तो फोर्सेस क्या होंगे, वो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है, जिसे जो पूछना है, डाउट लगे वो, वरना इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हो तुम, या फिर ये दो चार फॉर्मूले उन्हें समझ सकते हो। बट हर क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है, तो इसे समझो। कोई डाउट है? डाउट तो छोड़ो, तुम लोगों को ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा हार्ड हो रहा है। यस सर। यस सर। चलो, सर थोड़ा सा हार्ड हो रहा है समझने में, समझ में थोड़ा आ सा। रहा है थोड़ी चीज़ें, यानी कुछ कुछ हद तक है ना। ये देखो कुछ नहीं हाँ, है आ आपको, रहा है, यूनिट थोड़ा डिस्प्लेसमेंट समझ दे रहे आएगा। हैं,
जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट दोगे तो कुछ फोर्स असाइन करना पड़ेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 12 EI ओवर L। अब जब यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इतना फोर्स असाइन करना है, तो जैसे बीम को अगर मैं ऊपर उठाऊंगा यूनिट, तो ये पॉइंट भी ऊपर उठेगा, तो उतना ही यहाँ पर मुझे बाकी कोऑर्डिनेट्स पे जीरो करना है। तो जब यूनिट के लिए मेरे को 12 EI ओवर L क्यूब याद है, तो उतना ही फोर्स डाउनवर्ड लगा दूंगा, तो ये पॉइंट वापस जीरो पे आ जाएगा, तो ये लगा दिया। और हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से पढ़ा है कि यार यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो अगर किसी भी पॉइंट पे, सिंकिंग होता था हमारा, है ना, तो वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता है 6 EI डेल्टा ओवर L क्यूब, सॉरी L स्क्वायर। तो ये हमारा पास मूवमेंट आता था उस यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो जब यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना मूवमेंट आता है, 6 EI डेल्टा, डेल्टा इज 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो 6 EI बाय L स्क्वायर इतना मूवमेंट आएगा। कहाँ कहाँ आएगा, दोनों पॉइंट्स पे आएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पे हमने उतना मूवमेंट लिख दिया। ठीक है, बस ये है सिंपल सी चीज, बट ये याद रखना पड़ेगा। डायरेक्शन अभी चलो छोड़ दो, बट ये प्रैक्टिस में आओगे तो ये याद हो जाएंगे आपको, है ना। अभी यहाँ तक ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट रोटेशन। अगर मैं असाइन करूँ, एक तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट, उसकी वजह से कौन कौन से फोर्स डेवलप हो रहे हैं वो क्लियर हो गया। तो हम यूनिट रोटेशन असाइन करके देखते हैं। तो बीम में अगर मैं यहाँ यूनिट रोटेशन असाइन करूँ, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट था मेरे पास यूनिट रोटेशन, तो जैसे मैं यूनिट रोटेशन असाइन करूँ, तो कंसेप्ट क्या है कि यार जिस भी कोऑर्डिनेट पे मैं डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन असाइन कर रहा हूँ, उसके अलावा जितने कोऑर्डिनेट्स उन पे डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन जीरो है। यहाँ यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। वैसे तो बीम को आप रोटेट करोगे, जैसे आपके पास अपना पेन है ना, हॉरिजॉन्टल रखो, और अगर उसे रोटेट करूंगा नहीं, कितना भी रोटेट करूँ, तो क्या होगा, ये सारे जॉइंट्स अपनी पोजीशन से इधर उधर चले जाएंगे, ये जॉइंट नीचे आ जाएगा। अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जॉइंट नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, पूरी बीम रोटेट होगी। तो जो ये रोटेशन अदर कोऑर्डिनेट्स पे हो रहा है, उनको जीरो करने के लिए मैं फोर्सेज असाइन करूँ। ठीक है, तो जितना फोर्सेज में असाइन कर रहा हूँ उनकी वैल्यूज क्या होगी, और ये यूनिट रोटेशन के लिए जो मूवमेंट असाइन कर रहा हूँ उसकी वैल्यूज क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट। तो देखो यूनिट रोटेशन हमें पता है, डेल्टा ए रोटेशन या सॉरी थीटा ए रोटेशन अगर मैं देता ए सपोर्ट पे, तो मुझे 4 EI थीटा ए बाय एल मूवमेंट असाइन करना था। यूनिट दे रहा हूँ तो थीटा ए की जगह 1 रख दूँ, तो यहाँ पर कितना मूवमेंट आ जाएगा, मुझे 4 EI बाय एल मूवमेंट असाइन करना, 4 EI बाय एल मूवमेंट असाइन करना। और जैसे डेल्टा और मूवमेंट का रिलेशन है कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इतना मूवमेंट देना हो, वही सेम रिलेशन होता है थीटा, यानी यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना मूवमेंट देना है, तो सिमिलर वे में यूनिट रोटेशन के लिए कितना फोर्स लगेगा, वो भी यही अमाउंट होता है। ठीक है, 6 EI बाय एल स्क्वायर, सेम 6 EI बाय एल स्क्वायर, यानी यूनिट रोटेशन के लिए मुझे कितना फोर्स असाइन करना होगा, सो दैट इज 6 EI बाय एल स्क्वायर। यहाँ पर जितना लग रहा है उतना ही इस पॉइंट पे भी लगेगा। ठीक है, देखो ये बीम क्या होगा, जैसे आपने यूनिट रोटेशन दिया एक, ये बीम क्या होगा, यूनिट रोटेशन देते ही ये बीम कुछ इस टाइप से रोटेट हो जाएगा। यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ तो कुछ इस टाइप से रोटेट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट्स वापस अपनी पोजीशन पे ले जाना, ये पॉइंट्स वापस अपनी पोजीशन पे लाना। ठीक है, तो यहाँ से ये जितना इस यूनिट रोटेशन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे जीरो करने के लिए एक फोर्स असाइन करना पड़ेगा। वो फोर्स क्या होता है, दैट इज 6 EI बाय एल स्क्वायर। ठीक है, जो ये लग रहा है ना, उसी इक्वेशन से हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सो दैट इज 6 EI बाय एल स्क्वायर। अपवर्ड क्यों लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड चला गया तो इसमें अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा, तो 6 EI बाय एल स्क्वायर। इन सिमिलर वे यहाँ पर भी 6 EI बाय एल स्क्वायर। मूवमेंट कितना होगा, यहाँ यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ तो दूसरे सपोर्ट पे कितना होता है, 2 EI थीटा ए बाय एल, और थीटा ए दैट इज 1, तो 2 EI बाय एल। ये एक बार देख लो तुम लोग। ठीक है, इसको समझ लो, ये समझ गए, जो डाउट्स है वो क्लियर कर लेना। अगर ये हो जाएगा तो फिर हम स्लोप डिफ्लेक्ट सॉरी स्टिफनेस मेथड स्टार्ट करें, बट ये होने के बाद, है ना, ये इम्पोर्टेंट। ये हो गया तो आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई हमारी, ये समझ सकते हो आप। स्टिफनेस मैट्रिक्स कंप्लीट हो, मेथड
स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गई तो मेथड काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लो, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लो, जो आपको माइंड में डाउट आ रहे हैं कि हाँ यार ये सर क्या हो क्या रहा है, तो वो पूछ लो। ठीक है, नहीं तो डेल्टा, डेल्टा का कैसा, चलो डेल्टा एंड रोटेशन थीटा। ठीक, मोमेंट, सॉरी मोमेंट एंड फोर्स, तुम ये इस टाइप से भी याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। जब भी आप डेल्टा यानी ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट किसी भी नोड पे दोगे, ठीक है, किसी भी नोड पे अगर मैं ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो उसकी वजह से मूवमेंट होगा, कितना होगा, 6 EI/L²। नोट कर लेना, ये टेबल बना लेना। और उसकी वजह से जब भी ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है हर नोड पे, यानी जो भी उससे कनेक्टेड है, तो उन नोड पे फोर्स डेवलप होगा, सो दैट इज 12 EI/L³। ठीक है, और अगर मैं रोटेशन दे रहा हूँ किसी भी नोड पे तो उसकी वजह से मूवमेंट डेवलप होते हैं, दो मूवमेंट डेवलप होते हैं। एक होता है सेम नोड, सेम नोड पे होता है 4 EI/L, और एक होता है डिफरेंट नोड। ठीक है, डिफरेंट नोड यानी सेकेंड नोड पे होगा डेवलप, सो दैट इज 2 EI/L। इन सिमिलर वे, अगर रोटेशन की वजह से इतना मूवमेंट डेवलप होता है तो रोटेशन की वजह से कितना फोर्स डेवलप होता है, तो वो यही अमाउंट है 6 EI/L²। 6 EI/L²। ये चार फॉर्मूले कब हो रहा है, देखो दो ही टाइप के आपको फोर्सेस असाइन करने हैं। ठीक है, कौन से, दो ही टाइप के, यानी डिस्प्लेसमेंट आपको असाइन करने हैं। या तो आप डिस्प्लेसमेंट दोगे, ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट, या स्लोप दोगे। अगर ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट देते हो तो केवल एक मूवमेंट डेवलप होता है ना, कहीं कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। अगर मेरा मूवमेंट कोऑर्डिनेट है तो मूवमेंट कोऑर्डिनेट पे ये मैग्नीट्यूड डेवलप हो, और अगर फोर्स कोऑर्डिनेट है तो ये मैग्नीट्यूड डेवलप होगा, 12 EI/L। सिमिलर वे में अगर मैं स्लोप देता हूँ तो मेरे पास दो मूवमेंट डेवलप होंगे, सेम नोड पे 4 EI/L, और डिफरेंट नोड यानी उससे कनेक्टेड जो दूसरा नोड है उस पर 2 EI/L। इतना मूवमेंट डेवलप हो। और अगर मेरा फोर्स कोऑर्डिनेट है तो दैट इज 6 EI/L। चार फॉर्मूला जिस पे पूरा स्टिफनेस मैट्रिक्स डेवलप होते हैं, इन चार समझ समझो इस चीज़ को, है ना। कोई डाउट लगे तो डेरिवेशन अगर आप चाहो तो मैं कल डेरिवेशन पूरा करा सकता हूँ, है ना, बट वो रहेगा काफ़ी लेंदी और फालतू चीज़। अल्टीमेटली आपको ये याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में नहीं करोगे यार। हाँ, ये चीज़ें आपने इसीलिए मैंने उससे कनेक्ट कर रहा हूँ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें आपने देखी, ये सारी चीज़ें, केवल ये एक फॉर्मूला शायद नहीं नहीं था उसमें, बट ये चार तीनों फॉर्मूले थे, ये केवल ये एक फॉर्मूला नहीं। सो देख लो, अब क्लियर है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं ना। जब यूनिट रोटेशन, पहले उसमें यूनिट रोटेशन फर्स्ट नोड पे दिया था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मेरा बात हुई है, पहले फर्स्ट पे डिस्प्लेसमेंट दिया, आप सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट है, तो बट डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट वही रहेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट देते हैं यहाँ 12 EI/L³, यहाँ 12 EI/L³ नीचे चला जाएगा, 6 EI/L², 6 EI/L² दो मूवमेंट। स्लोप दे रहा है अब सेकंड नोड पे, तो स्लोप देगा तो वही 4 EI/L, जिस पे स्लोप दे रहा है उस पर 4 EI/L मूवमेंट आ जाएगा, अदर पे 2 EI/L मूवमेंट आ जाएगा। और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो हो जाएंगे 6, सॉरी वर्टिकल फोर्सेज जो असाइन होंगे दैट इज 6 EI/L², 6 EI/L।
तो फर्स्ट नोट की उधर स्टडी थी, सेकंड नोट पे यहाँ स्टडी, सेम चीज़ है। अच्छा ये थोड़ा क्लियर हुआ तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना? या तुम देख लो एक बार, कुछ डाउट लगे तो पूछो। अभी तो इजी चीजें पढ़ रहे हैं बच्चों। सर हाँ बेटा। सर जो यूनिट रोटेशन हमने अप्लाई किया उसकी वजह से हमारा 4E/IL जो आएगा वो 4E/L उसी की वजह से आएगा ना हमारा। हाँ, जब आप जब भी यूनिट रोटेशन असाइन करोगे कि ये रोटेशन है, मेरे में थीटा है नहीं इसलिए आप लोग थीटा मेंशन करें, ये डेल्टा है ना, बट मेरे में है नहीं इसमें ऑप्शन, तो इसलिए मैंने थीटा लिखा। थीटा जब भी आप यूनिट रोटेशन दोगे तो उसकी वजह से ये मूवमेंट्स डेवलप होंगे और ये फोर्सेस डेवलप होंगे, ठीक है? तो अगर फोर्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट तो आप चूज करते हो ना, जैसे यहाँ मूवमेंट का कोऑर्डिनेट है, जैसे पिछले फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में भी आपने चूज किया था, रोटेशन का था, कुछ हमारे पास ट्रांसवर्स वाले थे ना, बीम पर भी हमने किए थे मूवमेंट वाले कोऑर्डिनेट थे, कुछ ट्रांसवर्स वाले। तो अगर ट्रांसफर वाला कोऑर्डिनेट है तो यूनिट रोटेशन दिया तो 6EI/L², और अगर मूवमेंट वाला एक रोटेशन वाला कोऑर्डिनेट है तो उस पर 4EI/L या 2EI/L, ये डिपेंड करेगा। आपको देखना होगा कि सेम नोड की बात करें तो सर 4EI/L, अनदर नोड है तो 2EI/L। तो ये चीज़ें हमने की हैं, है ना? चाहो तो ये यूनिट रोटेशन की वजह से, और अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट का क्या इफेक्ट होगा तो उसके ये इफेक्ट्स होते हैं, 12EI/L³ और 6EI/L²। जहाँ पर भी मूवमेंट कोऑर्डिनेट्स है वहाँ 6EI/L² लगे, आग बंद कर, है ना? जहाँ फोर्स कोऑर्डिनेट है वहाँ 12EI/L³ लगे। बट ये जब समझ में आ जाएगा उसके बाद डायरेक्शन समझ, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपको चूज करना हो, ठीक है? अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पुट कर दोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाए। तो पहले मैग्नीट्यूड के साथ कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा सा, फिर डायरेक्शन मैंने बताया था कि यार जैसे रोटेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो रोटेट करके अपने पेन को रोटेट करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा यार ये रोटेट कर रहा हूँ तो एक नोड नीचे जा रहा है, एक नोड ऊपर जा रहा है ना? किसी भी अमाउंट से रोटेट करो, तो रोटेट करोगे पेन को एक हॉरिजॉन्टल पर। हाँ बेटा। सर ये यूनिट सर यूनिट वो बता दीजिए, यूनिट रोटेशन वाला बता दीजिए एक बार फिर से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। देखो यूनिट रोटेशन में क्या है, आपने यहाँ पर यूनिट रोटेशन, ठीक है, इस पॉइंट पे यूनिट रोटेशन, तो जब यूनिट रोटेशन दूंगा, ठीक है, ओके, जब यूनिट रोटेशन दूंगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट रोटेशन। सो जब यूनिट रोटेशन दूंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट्स डाउनवर्ड चला जाएगा और ये पॉइंट्स अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है? ठीक है, यूनिट रोटेशन दूंगा तो क्या होगा, ये एक पॉइंट डाउनवर्ड चला जाएगा, एक पॉइंट अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है? सो अब ये क्या है, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि जहाँ एक कोऑर्डिनेट पे आपको रोटेशन देना, रेस्ट कोऑर्डिनेट पे जितने रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट है उन्हें जीरो करना, ठीक है? तो यहाँ जब यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ तो मुझे एक फोर्स असाइन करना पड़ेगा, क्या कहलाएगा वो फोर्स, K22। टू पर यूनिट रोटेशन के लिए टू पर फोर्स लगा, ठीक है? फिर एक फोर्स होगा K12। 12 क्या करेगा, यहाँ वन पर, यानी वन जो था हमारा वर्टिकल था, तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ है उसे जीरो करेगा, दैट इज K12। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी जीरो करने के लिए यहाँ थर्ड पे भी मुझे फोर्स असाइन करना पड़ेगा, दैट इज K32। और यहाँ पर स्लोप भी आ रहा है तो स्लोप को जीरो करने के लिए भी मुझे एक फोर्स असाइन करना पड़ेगा, K42, ठीक है? तो ये इनकी वैल्यूज क्या होगी। सो अगर रोटेशन हो रहा है, यूनिट रोटेशन जैसे थीटा ए रोटेशन होता था, थीटा ए रोटेशन होता था तो मैं लेता था 4EI θA/L, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, याद है ना? 4EI θA/L, अगर थीटा ए रोटेशन लेता था, यूनिट रोटेशन है तो थीटा ए की वैल्यू 1 रखो, तो क्या हो जाएगा 4EI/L। तो यहाँ यानी थीटा ए रोटेशन होता तो कितना मूवमेंट असाइन करता, 4EI θA/L। यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ तो कितना मूवमेंट असाइन करूंगा, थीटा ए की वैल्यू 1 रखूंगा, दैट इज 4EI/L, ठीक है? ये 4EI/L, इतना मूवमेंट मुझे असाइन करना पड़ेगा फॉर यूनिट रोटेशन एट 1, ठीक है? बट अगर मैं सेकंड की बात करूँ कि यार यहाँ पर ये जीरो करने के लिए कितना फोर्स असाइन करना पड़ेगा, K12,
तो जीरो करने के लिए रोटेशन के लिए, रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट वाला, यानी रोटेशन की वजह से फोर्स कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट की वजह से मूवमेंट कितना होगा, दोनों सेम रिलेशन है। यहाँ 6EI/L² होता है तो वही यहाँ होगा 6EI/L²। यूनिट रोटेशन की वजह से जो भी ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे जीरो करने के लिए जो फोर्स असाइन करूंगा दैट इज इक्वल टू 6EI/L²। ठीक है, ये 6EI/L² जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा था उतना ही यहाँ होगा, जितना ये पॉइंट डाउनवर्ड जाएगा उतना ही ये पॉइंट अपवर्ड जाएगा। तो इसको जीरो करने के लिए 6EI/L² था, इसको जीरो करने के लिए भी 6EI/L² होगा, है ना। अब यहाँ पर भी कुछ रोटेशन आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ रोटेशन आ गया, तो उसे जीरो करने के लिए कितना मूवमेंट लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ थीटा ए की वजह से यहाँ मूवमेंट डेवलप होता है 4EI/L, और दूसरे वाले पॉइंट पे, दूसरे वाले नोड पे, पर्टिकुलर बीम पे उसका हाफ मूवमेंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो दैट इज 2EI/L। तो 2EI/L यहाँ ट्रांसफर होगा, तो वही मूवमेंट क्या करेगा, जीरो करेगा उस रोटेशन, ठीक है। यस सर। अदरवाइज ये टेबल याद करना है आप लोगों को, थोड़ा समझोगे तो बेटर रहेगा ताकि हम डायरेक्शन फिक्स कर सकें, ठीक है। अब जैसे इस बीम को मैंने अपवर्ड यूनिट अपवर्ड मैंने इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया, तो दैट मीन कि मैंने इस बीम को उठा के यहाँ रख दिया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ। जनरली क्या होना चाहिए था, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते ये बीम ऊपर आ जाए, बट कंसेप्ट क्या है कि केवल जिस नोड की बात करूँ, जिस कोऑर्डिनेट की बात करूँ उसी में डिस्प्लेसमेंट दूंगा, बाकी सब में जीरो करूँ, ठीक है। बाकी सब में जीरो करने के लिए मुझे क्या है, यहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट जीरो करने के लिए, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के लिए मुझे 12EI और L³ देना था, तो जीरो करने के लिए भी उतना ही फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। मतलब यानी कह तो यही रहे ना कि यहाँ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड दूँ तब जीरो हो जाएगा, तो डाउनवर्ड देने के लिए भी वही फोर्स होगा 12EI और L³, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर इससे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इससे मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो आज केवल एक स्लाइड पढ़ रहे हैं, है ना, बट अगर ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद सारे हमारी सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट काफ़ी ज़्यादा इससे लिंक्ड है, तो इसलिए मैं इसमें टाइम लगा, ठीक है। ये यस सर। अब जैसे यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट्स थे, एक ट्रांसफर, एक रोटेशन, एक ट्रांसफर, एक रोटेशन। जो ये ट्रांसफर और रोटेशन की हमने बात कर ली, तो दूसरे कोऑर्डिनेट पे ट्रांसफर और रोटेशन भी सेम ही हो, ठीक है, वही फंडे इनमें लगेंगे, ठीक है। और अच्छा, फिर होता है आपका इक्विवेलेंट लोड, जॉइंट लोड्स। देखो इक्विवेलेंट जॉइंट लोड्स, अच्छा टाइम क्या होता है, टाइम इज ओवर, है ना। सो एक काम करो, अटेंडेंस का क्या है ऋषिकेश, कौन कौन नहीं था। सर मैंने भेज दिया, आज थोड़े ज्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। ओके, ठीक है ना, इतना समझ लेना, इसको क्लिक कर लो, इसको नहीं, उन दोनों स्लाइड को, इन दोनों स्लाइड को क्लिक कर लो। बच्चों जो भी डाउट लगे करके देखना, समझ के देखना, समझना है, ठीक है, समझना है, वरना तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये रटना है ना। सो बट तुम समझो ये डायरेक्शन, ये चीज़ें, रोटेशन क्यों हो रहा है, K11 क्यों लिख रखा है, K21 क्यों लिख रखा है, ये चीज़ें समझो, ये जो चीज़ें लिख रहे हैं एक बार तुम्हारे माइंड में सेट होगी तो इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी ईजी हो जाएगी हम लोग, ठीक है। तो आपका ये टास्क है कि ये चीज़ें सारी समझ लेना। कल मैं किसी से भी पूछूँ K41 क्या है तो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। और जो भी डाउट आज हो वो तुम मुझसे व्हाट्सअप करके पूछना, ठीक है, बट ये क्लियर कर लेना ये जो हाँ बेटा, आज वाली वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग मैंने आज रिकॉर्ड तो किया है, एंड मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ।